अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एयरवे मैनेजमेंट एंड ट्रेकियोस्टमी की। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ BCQ, SCQ एंड OSCE। मेनली इसमें ट्रेकियोस्टमी ही इंपॉर्टेंट होती है, तो हम ट्रेकियोस्टमी की बात करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट की टू रिलीव एनी टाइप ऑफ क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये 8 डिफरेंट मेथड्स देखे गए, जिसमें से हम जो पढ़ेंगे जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रेकियोस्टमी है, मिनी ट्रेकियोस्टमी या परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी। बाकी जो शुरू के 5 उनकी अगर तस्वीरें भी देख लें, उनका अगर नाम भी याद रखें तो इट इज़ मोर देन इनफ। जॉ थ्रस्ट एंड हेड टिल्ट चेन लिफ्ट मैन्यूवर उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो ओरोफेरिंजियल एयरवे जो वो उन्होंने इधर दिखाया हुआ है। लेरिंजियल मास्क एयरवे उन्होंने इस तरह करके दिखाया हुआ है, इस तरह का मास्क होता है, इस तरह इंजेक्ट करते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ट्रांसट्रेकियल जेट वेंटिलेशन उन्होंने ये दिखाई हुई है। और बेसिकली जो लेरिंजियल मास्क एयरवे था और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब थी, उसको हम ये कहते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी वो मेंटेनिंग एयरवे मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ में उसको एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मेन जो चीज़ हमने करनी वो करनी है ट्रेकियोस्टमी, क्योंकि ट्रेकियोस्टमी इज़ इंपॉर्टेंट। ना व्हाट इज़ ट्रेकियोस्टमी, पुरानी ट्रेकियोस्टमी की होते हुए तस्वीर नहीं दिखाई हुई, लेकिन बेसिकली ट्रेकियोस्टमी इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच अ होल it's made in the trachea and that hole is converted into a stoma का मतलब opening on your skin surface and then a tube is inserted। कि बेसिकली लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ट्रेकिया है तो इधर सबसे पहले एक होल बनेगा और उस होल को फिर उसमें ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस ओपनिंग के थ्रू ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो होती है वो अंदर डाल दी जाती है। उन्होंने एक पेशेंट दिखाया हुआ भी है, ये इमेजेस ऑस्की के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूब्स कभी कभी रखी आ जाती हैं। ये इन्होंने दिखाई हुई है कि एक होल बना था, एक वही बेसिकली ऑपरेशन हुआ जिसमें सबसे पहले हमने होल बनाया, फिर उस होल को एक ओपनिंग में कन्वर्ट किया और ओपनिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रेकियम में डायरेक्टली इस तरह ट्यूब इंजेक्ट कर दिए। यहाँ पे भी इस पेशेंट के अंदर ये ट्यूब जो है वो इंजेक्ट जो है मतलब इंसर्ट हुई हुई है। अब इंडिकेशंस क्या होती हैं ट्रेकियोस्टमी की इंडिकेशंस के लिए तो पहले ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो अलग से इनके अंदर चीज़ें लिखी हुई मैं बताता हूँ। मेन जो इंडिकेशन है फॉर ट्रेकियोस्टमी दैट इज़ टू रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब टू रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उन्होंने अलग से फर्दर 5 कॉजेज़ दिए हुए, जिनमें इन सब के एटलीस्ट 2 याद होने चाहिए। कॉन्जेनिटल कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? बायलेटरल कॉर्नियल और लेरिंजियल वेब या सिस्ट फॉर्मेशन हुई हो, अपर ट्रेकियल की स्टेनोसिस हुई हो, या ट्रेकियोइसोफेजियल एनोमली हुई हो। ट्रॉमा में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? कोई लैरिंग्स की इंजरी हुई हो, कट थ्रोट हुआ हो, लैरिंजियल फॉरेन बॉडी आई हो, या कोरोसिव स्वेलिंग हो गई, स्वॉलोइंग हो गई हो किसी कोरोसिव का पार्ट, किसी कोरोसिव सब्सटेंस की। इन्फेक्शन में हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस आ जाते हैं, लाइक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लैरिंगो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, लैरिंजियल डिफ्थीरिया एंड लुडविग्स एंजाइना। ट्यूमर्स में हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट मेलिग्नेंसीज आ सकती हैं, वेदर इट बी ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, टंग, थायरॉइड ग्लैंड, और कोई बिनाइन से ट्यूमर हो। और बायलेटरल वोकल कॉर्ड पेल्सीज में भी ये देखा जाता है, विच इज़ यूजली सीन आफ्टर थायरॉइडेक्टमी और इन बल्बार पेल्सी और ड्यूरिंग फिक्सेशन इन द रूमोरॉइड आर्थराइटिस। तो ये 5 जो कॉज अलग से रिलीविंग ऑफ द एयर ऑब्स्ट्रक्शन के जो अलग से 5 कॉजेज लिखी हुई, इनके अंदर एटलीस्ट 2 याद होने चाहिए। फिर टू परफॉर्म ब्रोंकियल टॉयलेट, व्हेन टू परफॉर्म ब्रोंकियल टॉयलेट, इसमें से भी 3-4 पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग कोमा, ड्यूरिंग एनी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ड्यूरिंग हेड इंजरी, ड्यूरिंग ड्रग ओवरडोज, ड्यूरिंग पोलियो, ड्यूरिंग सर्वाइकल कोड लीशन या ड्यूरिंग टेटनस। टू डिक्रीज द डेड स्पेस, टू असिस्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ये देखा गया है कि इफ़ द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इट इज़ प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 72 आवर्स दैन इट इज़ एडवाइजेबल टू परफॉर्म अ ट्रेकियोस्टमी। और एज एन एलेक्टिव प्रोसीजर इन मेजर हेड एंड नेक सर्जरीज़ के ये देखा जाएगा कि हम जब भी कोई हेड एंड नेक की कोई सर्जरी होती है तो उसमें एज अ क्या कहते हैं प्री ऑपरेटिव हम एज एलेक्टिव प्रोसीजर हम ताकि एयरवे मेंटेन रहे हम ट्रेकियोस्टमी कराते हैं। बोथ इट इज़ डन टू अगेन to maintain your airway and to protect the lower respiratory tract from any hemorrhage or from any blood aspiration। एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम एज ए इलेक्टिव प्रोसीजर कराते हैं ट्रेकियोस्टमी की जब भी कोई हेड एंड नेक की सर्जरी हुई होती है। तो ये जो 5 कॉजेज़ हैं, 5 जो इंडिकेशंस हैं वो पता होनी चाहिए, और फिर अंदर से मैंने बता दिया क्या क्या याद रखने। अब टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी होती हैं। एक तो होती है इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी। इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी कौन सी ट्रेकियोस्टमी होती है? जो कि बेसिकली प्लान की गई होती है, जो कि अगेन हेड एंड नेक के प्रोसीजर्स में देखी जाती है। इट इज़ अ प्लान प्रोसीजर एंड इट इज़ यूजली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। कभी कभी लोकल में परफॉर्म करी जाती है, लेकिन मेजरली जनरल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास आती है एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी। अब एज द नेम सजेस्ट कि वो एमरजेंसी के वक्त की जाती है टू रिलीव द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल लार्ज लेरेंजियल ट्यूमर हो, या एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो, या कोई लेरेंजियल इंजरी हो गई हो, मतलब कोई भी एमरजेंसी की सिनारियो होगा जिसमें हमको फ़ौरन एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना होगा, उस वक्त फिर हम जो ट्रेकियोस्टमी करते हैं दैट इज़ नोन एज एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी एंड दैट इज़ डन अंडर योर लोकल एनेस्थीसिया। टेम्परेरी ट्रेकियोस्टमी अगेन एज द नेम सजेस्ट इट इज डन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, कि आफ्टर जब भी वो जो भी स्पेसिफिक डिजीज़ थी जब वो सेटल हो जाए, फॉर एग्जांपल लैरिंग्स की फॉरेन बॉडी हो या एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो, उसके
ट्रीट होने के बाद क्या होता है, वो जो ट्रेकियोस्टोम होता है या वो जो ओपनिंग होती है उसको हम क्लोज कर देते हैं और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को हम रिमूव कर देते हैं. सो दैट इज़ टेम्प्रेरी. एंड लास्ट कम्स जो परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी. परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी यूजली कब देखी जाती है, आफ्टर टोटल लैरिंजेक्टमी के. इसमें होता है कि फॉर लाइफ पेशेंट का वो होल बना होता है एंड फॉर लाइफ पेशेंट के पास बेसिकली पेशेंट एक तरफ से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पे सर्वाइव कर रहा होता है. कि ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि जब लैरिंग्स का अगर रिमूवल हो जाए तो परमानेंटली फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो प्लेस रहती है. ये बंदा फिर इस कंडीशन में परमानेंटली रहेगा. तो ये 4 तरह की ट्रेकियोस्टमीज होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, इलेक्टिव, इमरजेंसी, टेम्परेरी और परमानेंट. अब टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दो डिफरेंट तरह की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स हैं, कभी ऑस्पी में आ जाती हैं, इनका भी पता होना चाहिए. उनके लिए बॉक्स भी याद कर लेना है कि मेटेलिक होती हैं, नॉन मेटेलिक होती हैं, कफ्ड होती हैं, अनकफ्ड होती हैं, विद और विदाउट फेनिस्ट्रेशन होती हैं विच इज़ बेसिकली अ फोनेशन होल जिसके थ्रू पर्सन जो है वो स्पीक करता है. सिंगल ह्यूमन होती हैं या डबल ह्यूमन होती हैं. अब जो उन्होंने यहाँ पे ये दिखाई हुई है, दिस इज़ योर मेटेलिक. इसके नाम भी याद रखने होंगे. ये मेटेलिक ट्यूब है. दिस इज शेवेलियर जैक्सन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. अब इसमें उन्होंने दिखाया हुआ नहीं, लेकिन इसमें बेसिकली फोनेशन होल प्रेजेंट होता है. और ये हम देख सकते हैं ये डबल ह्यूमन है. डबल ह्यूमन इस तरह क्योंकि एक ये आउटर ट्यूब है और एक इसके अंदर जो ट्यूब जा रही है दिस इज़ योर इनर ट्यूब. सो दिस इज़ योर मेटेलिक शेवेलियर जैक्सन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो शेवेलियर जैक्सन होती है वो मेटेलिक होती है. इनर और आउटर ट्यूब्स होती हैं कि वो इनर और आउटर ल्यूमन होता है. इस ट्यूब का एडवांटेज क्या है, जो डबल ल्यूमन जितनी भी ट्यूब्स जो डबल ल्यूमन होती हैं उनका मेन एडवांटेज ये है कि जो इनर ट्यूब होती है दैट कैन बी रिमूव फॉर क्लीनिंग पर्पसेस विदाउट डिस्टर्बिंग द आउटर ट्यूब. एंड इसमें एक और एडवांटेज ये देखा जाता है कि इसमें फोनेशन होल प्रेजेंट होता है. तो एज अ रिजल्ट जो पर्सन है ही और शी कैन स्पीक. डिसएडवांटेज इसका क्या देखा गया, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी याद करने होंगे क्योंकि ऑस्पी में पूछ ली जाते हैं. डिसएडवांटेज ये देखा गया है कि मेटेलिक ट्यूब में एक तो देयर इज एब्सेंस ऑफ कफ. सो एज अ रिजल्ट ब्लड कैन ट्रिकल डाउन द ट्रेकिया. एंड ये देखा गया कि अगर तो किसी में परमानेंट ट्रेकियोस्टमी ट्यूब परमानेंट मेटेलिक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लग गई है तो अब वो इंडिविजुअल कोई रेडिएशन थेरेपी, कोई रेडियोग्राफी, कोई सिटी या एमआरआई नहीं करा सकते क्योंकि मेटेलिक ट्यूब है और मेटेलिक्स किसी भी मेटेलिक चीज़ के साथ हम ये वाली इमेजिंग टेक्निक्स नहीं कर सकते. तो ये थी शेवेलियर जैक्सन की. देन कम्स योर पोर्टेक्स एंड शिलीज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. ये सॉफ्ट नॉन मेटेलिक होती हैं. दे माइट बी अगेन प्रेजेंट विद और विदाउट कफ और विद और विदाउट फोनेशन होल. एंड दे माइट बी अगेन सिंगल ह्यूमन और डबल ह्यूमन. ये इन्होंने दिखाई हुई पोर्टेक्स ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. ये इन्होंने दिखाई हुई शिलीज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. इसको अब हम प्रेजेंट किस तरह करेंगे, कभी कभी अगर ऑस्पी में आ जाए पोर्टेक्स ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, सिंगल ह्यूमन है, कफ्ड है, कफ नज़र आ रहा है लेकिन विदाउट फोनेशन होल है और नॉन मेटेलिक है. सिमिलरली अब जो ये वाली जो कि शिलीज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है ये भी नॉन मेटेलिक है, ये भी कफ्ड है लेकिन ये डबल ह्यूमन है एंड ये विदाउट फोनेशन होल है. अब इनके कभी कभी पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो पार्ट्स इनके पता होने चाहिए. दिस इज़ योर ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ नॉन एज पायलट बलून या यू कैन कॉल इट बलून. दिस इज़ नॉन एज कफ. ये होती है ट्यूब. अब अगर डबल ह्यूमन होगी तो दिस इज़ नोन एज आउटर ट्यूब या आउटर कैंडुला. एंड जो इनर वाली होगी दैट वुड बी नोन एज इनर ट्यूब या इनर कैंडुला. ये स्टेंट कहलाया जाता है. इसका एक और नाम है ऑप्टिरेटर. एंड ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये दो इस तरह के इस पर भी नज़र आ रहे हैं या अब इसमें कैमरा में सही से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अगर सही से गौर करें तो ये नज़र आ रहा है कि यूं करके दो एक रेक्टेंगल से बने हुए हैं. ये जो रेक्टेंगल वाली चीज़ है ना दीज आर नोन एज ट्रैक ट्यूब्स. इनको ट्रैक टाइस इन्हें कहते हैं, TRACH TIES. तो ये पार्ट्स हमें पता होने चाहिए. कभी कभी पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि दिस इज़ नोन एज पायलट बलून और यू कैन कॉल इट बलून. आउटर ट्यूब इसमें तो है ही एक ट्यूब. जिस इसकी अगर बात की जाए तो आउटर ट्यूब या आउटर कैनुला भी कह सकते हैं, इनर ट्यूब इनर कैनुला भी कह सकते हैं. कफ पता होना चाहिए, स्टेंट का पता होना चाहिए और ट्रैक टाइस का पता होना चाहिए. अब जो इसका ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो हमें याद नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन हमें जो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हम दो तरह के इंसिजन देते हैं. मेनली हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं 2 फिंगर्स अबव द स्टर्नम. ये हमको पोजीशन याद रखनी होगी. और वर्टिकल स्किन इंसिजन कब देते हैं, वर्टिकल स्किन इंसिजन हम यूजली इमरजेंसी केसेस में देखते हैं. और वर्टिकल स्किन इंसिजन हम किस तरह देते हैं कि दैट इंसिजन इज़ बेसिकली एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर क्रिकॉइड कार्टिलेज टू जस्ट अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच. नॉर्मली क्या होगा, जो इलेक्टिव प्रोसीजर होगा उसमें यूं एक हॉरिजॉन्टल सा इंसिजन दे दिया जाएगा 2 फिंगर्स अबव द स्टर्नम. इमरजेंसी के केस में क्या होगा, एक इस तरह करके वर्टिकल इंसिजन दिया जाएगा विच वुड बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज टू योर सुप्रास्टर्नल नॉच जस्ट अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच. पोजिशनिंग याद रखनी है कि जब इंसिजन देते हैं, इंसिजन देने के बाद जो इंसिजन होता है, इंसिजन ये जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है या वो जो वर्टिकल इंसिजन होगा इट इज़ यूजली मेड बिटवीन द 3rd और 4th और बिटवीन 2nd एंड 3rd ट्रेकियल रिंग. ये इसकी पोजीशन याद रखनी होगी.
जो हाई ट्रेकियोस्टमी होती है, हाई ट्रेकियोस्टमी में होता क्या है कि हम फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के लेवल पे वो इंसिजन दे देते हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये देखा गया कि अगर हम हाई ट्रेकियोस्टमी करते हैं, अगर हम फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के लेवल पे इंसिजन देते हैं, सो इट कैन कॉज पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज एंड लेटर ऑन इट कैन कॉज स्टीनोसिस। सिर्फ एक जगह पे हम क्या कहते हैं हायर ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स वेयर टोटल लेरिंजेक्टमी इज प्लान्ड लेटर ऑन। सिर्फ इस कंडीशन में जब कार्सिनोमा हो होल लेरिंग्स का, तभी हम हाई ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं, वरना यूजली जो हम ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं दैट इज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ और बिटवीन योर सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। ये पोजिशनिंग इसमें याद रखनी होगी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के उन्होंने अगेन बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स से भी पढ़ लेने, वैसे भी अलग से पता होनी चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी सही से याद करनी चाहिए कि एक तो अब जब ऑपरेशन हो गया, आफ्टर द ऑपरेशन फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स constant attention should be applied to the patient by an experienced nurse। ये नहीं कि कोई पेशेंट का अटेंडेंट उसका देख रहा हो, जो भी कोई एक्सपीरियंस नर्स होगी, एक्सपीरियंस डॉक्टर तो नहीं होता यूजली, जो नर्स ही होगी उसने कांस्टेंट अटेंशन प्रोवाइड करनी होगी पेशेंट को फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। जो पोजीशन होगी पेशेंट की फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, इट शुड बी सुपाइन एंड अपराइट इन द बेड। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड इन इट्स प्लेस। Regular suction cleaning of the tube should be done with aseptic techniques by passing sterile catheter into the trachea। कि बेसिकली ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगी हुई है, अब इस ट्यूब के अंदर फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स हम ये करेंगे, कैथेटर के थ्रू इस ट्यूब की हम क्लीनिंग कराएंगे, और वो जो क्लीनिंग की टेक्निक होगी दैट शुड बी एसेप्टिक एंड शुड बी डन बाय पासिंग अ स्टेराइल कैथेटर। और ये हम क्यों कराते हैं, ताकि जो अगर एक्सेसिव सेक्रीशंस कोई बन रही हों तो वो हम रिमूव करें। और एक्सेसिव सेक्रीशंस बनती हैं, एक्सेसिव सेक्रीशंस क्यों बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं क्योंकि अब क्या हो गया, अब ये जो ट्रेकिया है हम देख सकते हैं, ट्रेकिया बेसिकली कॉन्स्टेंटली आउटर इन्वायरमेंट के साथ वो है इन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे होल बना हुआ है। तो एज ए रिजल्ट सिंस ट्रेकिया इज एक्सपोज टू कोल्ड एंड ड्राई एयर एंड एज ए रिजल्ट हुआ कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालने से अब ट्रेकिया में भी थोड़ी बहुत इरिटेशन कोई हुई होगी, तो उसकी वजह से होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशंस बनने लग जाती हैं, कभी कभी उन सिक्रीशंस की क्रस्टिंग भी हो सकती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कराते हैं, हम एक तो वी शुड प्रोवाइड रेगुलर सक्शन क्लीनिंग एंड टू प्रिवेंट द क्रस्टिंग ऑफ सिक्रीशंस वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन। ये चीज़ें याद रखनी होगी, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर में की जाती है। ये थी फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स कि इस तरह हमने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की और पेशेंट की क्या हमने वो केयर करनी है। फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स ट्यूब शुड नॉट बी डिस्टर्ब and thereafter, but after the first 48 hours tube should be changed and then cleaned regularly। कफ जो होगा, अगर तो हमने कफ ट्यूब प्रोवाइड किया हो तो कफ शुड बी डिफ्लेटेड फॉर फ्यू मिनट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स टू प्रिवेंट प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ द ट्रेकियल म्यूकोजा। ये इसकी पूरी वही क्या कहते हैं आफ्टर 48 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव केयर ये देखी गई कि अब हम ट्यूब को रिमूव करके उसको क्लीन करेंगे एंड देन दोबारा उसको रीइंसर्ट करेंगे जब तक जितने भी टाइम पीरियड के लिए चाहिए हो। कोई वो रूल नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे या 2 दिन या 5 दिन के लिए ट्यूब लगी रहेगी, जितनी भी टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है हम उतने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करे रखे होते हैं। इस तरह का क्योंकि MCQ भी आया हुआ है। डीकैनुलेशन कब कराते हैं, डीकैनुलेशन का मतलब है कि रिमूवल हम कब कराते हैं, रिमूवल ऑफ द ट्यूब इन एडल्ट्स इट इज़ यूजली डन when a patient is comfortable for at least 24 to 48 hours with corked metallic tracheostomy tube। और चिल्ड्रन में अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन में हम यूजली ग्रेजुअली क्या कराते हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का साइज़ रिड्यूस करके फिर इवेंचुअली जो होल बना होता है उसको कम्प्लीटली सील कर देते हैं। चिल्ड्रन में ये देखा गया कि चिल्ड्रन में डीकैनुलेशन कराना उनकी थोड़ा मुश्किल होती है। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है ये याद रख लेनी कि प्रॉपर नर्सिंग, रेगुलर सेक्शन क्लीनिंग, प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन, this all is done for the first 24 to 48 hours। Then after 48 hours cleaning and changing of the tube, care of the cuff, proper positioning of the tube and patient, ये भी वैसे first 24 to 48 hour का ही था। prevention of crusting by proper humidification, daily dressing after 48 hours and corking before decannulation, यानी corking before the removal। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी अगेन इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन उन्होंने 11 दी हैं, 11 में से मैं कहूँगा एटलीस्ट 8 तो आनी ही चाहिए। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, मेनली ऑपरेशन हुआ है, हेमरेज हो सकता है। हेमरेज किस तरह हो सकता है कि जो ट्यूब एट के रोड है ब्लड वेसल, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ट्यूब की, सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है जो कि यूजली चिल्ड्रन में कॉमनली देखा जाता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, पेरिकॉन्ड्राइटिस और स्टिनोसिस हो सकती है स्पेसिफिकली आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज की अगर तो हाई ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म की गई हो। ब्लॉकेज हो सकती है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की, ब्लॉकेज किस तरह देखी जाती है, ब्लॉकेज हो सकती है उनसे आपकी क्रस्ट से, अगर तो हमने प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की तो वो जो क्रस्टिंग होगी हमारी सिक्रीशंस की वो ब्लॉक कर देगी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को। डिस्फेजिया होता है, डैमेज हो सकता है हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं लाइक इसोफेगस, सर्वाइकल प्यूरा, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, थायरॉइड आर्टरी।
डिफ़िकल्टी कैनुलेशन जो कि यूजली चिल्ड्रन में देखी जाती है कि वो डिफ़िकल्टली उनका रिमूवल होता है ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस। इन्फेक्शन हो सकते हैं और लोकल वूंड इन्फेक्शंस विद सराउंडिंग सेलुलाइटिस। एंड इवेंचुअली क्योंकि हमने क्या किया, होल बनाया एक, सो देयर कुड बी आफ्टर द रिमूवल देयर कुड बी पुअर वूंड हीलिंग विद हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलॉइड फॉर्मेशन। तो ये जो 11 इन्होंने बताई हुई कॉम्प्लिकेशंस, इनमें से एटलीस्ट 8 तो पता होनी चाहिए। हेमरेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, सर्जिकल एम्फिसीमा, न्यूमोथोरैक्स, पेरिकॉन्ड्राइटिस एंड स्टेनोसिस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ब्लॉकेज ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, डिस्फेजिया, डैमेज टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, डिफिकल्टी कैनुलेशन, इन्फेक्शंस एंड पुअर वूंड हीलिंग। फिर अलग से एक प्रोसीजर आते हैं मिनी ट्रेकियोस्टोमी। अब मिनी ट्रेकियोस्टोमी क्या है? मिनी ट्रेकियोस्टोमी बेसिकली ये है कि ये हम तब करते हैं जब इमरजेंसी का कोई केस हो। उसमें हम क्या करते हैं, इसका एक और नाम है क्रिकोथायरोटोमी या लेरेंजोटोमी। बेसिकली ट्रेकियोस्टोमी में क्या कर रहे थे, ट्रेकियोस्टोमी में हम जो इंसिजन दे रहे थे वो हम बिटवीन सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स या बिटवीन फोर्थ और थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स दे रहे थे, और उसकी पोजीशन भी हमने अलग से बताई हुई थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम इंसिजन देते हैं वो हम देते हैं क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के लेवल पे, बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड एंड लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। इन दोनों कार्टिलेजेस के लोअर बॉर्डर के दरमियान क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम बेसिकली इंसिजन देते हैं और फिर उसके बाद हम छोटी सी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रख देते हैं। अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्रेजेंट नहीं भी होगी तो हम एक हैंडल या स्कैल्पेल वगैरह रख लेते हैं। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ रख लेते हैं जो पेटेंट हो, जिसकी वजह से एयर वे मेंटेन रहे, क्योंकि ये इमरजेंसी में परफॉर्म की जाती है। जब एयर वे वो हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, फिर हम क्या कराते हैं, फिर हम यही करते हैं कि जो ट्रेकियोस्टोमी होनी होती है, जो हमने पीछे सारा प्रोसीजर पढ़ा, हम वो फिर परफॉर्म कर देते हैं। और जो मिनी ट्रेकियोस्टोमी हमने की थी, जो हमने क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के लेवल पे जो इंसिजन दिया था, उस वूंड को हम फिर क्लोज कर देते हैं। दैट ऑल इज नोन एज मिनी ट्रेकियोस्टोमी। लास्टली कम्स योर परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी किन इंडिविजुअल्स में कराई जाती है? कोमाटोज पेशेंट्स में कराई जाती है, या वो कोमाटोज पेशेंट्स हु आर प्रेजेंट एट द आईसीयू उनमें कराई जाती है। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है पिक्चर से। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले एक इन्होंने दिखाया हुआ है एक गाइड वायर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये इन्होंने दिखाया हुआ है जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये हम गाइड वायर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं थ्रू योर कैनुला, और फिर बाद में कैनुला का रिमूवल हो रहा है। और इवेंचुअली क्या होता है कि आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ गाइड वायर, इस गाइड वायर के थ्रू हम डिफरेंट डायलेटर्स जो हैं वो बेसिकली अंदर डाल रहे होते हैं ताकि हम होल को बड़ा कर सकें। कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें होता क्या है कि फर्स्ट अ गाइड वायर इज़ इंट्रोड्यूस्ड परक्यूटेनियसली इनटू योर ट्रेकिया, एंड देन डायलेटर्स ऑफ प्रोग्रेसिव थिकनेस दे आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द गाइड वायर सो एज टू मेक अ बिगर होल। कि जब ट्रेकियोस्टोमी हो रही थी वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे जो हम होल बना रहे थे वो इंसिजन से बना रहे थे। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा एक इंसिजन भी नहीं दिया, छोटा सा हमने क्या कहते हैं कैनुला के थ्रू ही जो छोटा सा होल बना था वहाँ से हमने वायर डाली, और वायर कितनी पतली सी तो होती है। फिर उस वायर के ऊपर हमने इस तरह डिफरेंट डायलेटर्स अटैच किए। इन डायलेटर्स का काम यही था कि हम यहाँ पे इंसिजन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इन डायलेटर्स के थ्रू हम ये जो स्किन का होल होगा उसको हम बड़ा करेंगे। और जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो एक बेसिकली एक ओपनिंग बना देगा, फिर हम यही करेंगे कि फिर हम जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ नोन एज परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। ये किन इंडिविजुअल्स में होती है? ये उन इंडिविजुअल्स में होती है, उन कोमाटोस इंडिविजुअल्स में जो कि आईसीयू में। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज मेन यही है कि ये ओटी में कराने की ज़रूरत नहीं होती, आईसीयू में की जा सकती है। और इसका जो वो होता है, जो वूंड बनता है वो भी काफ़ी स्मॉलर होता है, मोर एस्थेटिक होता है। देर इज़ डिक्रीज ऑपरेटिव ब्लीडिंग, यानी वही हेमरेज के चांस कम हो जाते हैं। डिक्रीज रेट ऑफ वूंड इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा होल बना होता है। फिर हम डायलेटर्स के थ्रू उस होल को बेसिकली बड़ा कर देते हैं। मेन जो इसमें बस एक वो कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी गई है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये देखी गई है कि दिस कैन नॉट बी परफॉर्म इन दोज इंडिविजुअल्स जिनकी शॉर्ट और थिक नेक हो, जिनमें गोइटर हो, गोइटर में भी हमें पता है नेक एनलार्ज्ड हुई भी होती है। पेशेंट्स बिलो 15 ईयर्स, जिनमें कोई प्रीवियस ट्रेकियोस्टोमी हुई हो, या जिनमें कोई प्रीवियस लेरिंजियल और नेक सर्जरी हुई हो, उन इंडिविजुअल्स में ये परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी का बस इतना ही याद रखना था हमने। तो ट्रेकियोस्टोमी वॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप ईजली समझ में आ गया उसमें से मेन, क्योंकि ये बहुत BCQs में भी आ जाता है, SCQ में भी आ जाता है, और एक उसमें भी OSPI में भी आ जाता है। और इसका बस यही है, तो आई होप ईजली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।